सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दर अप्रैल से जून तिमाही में बढ़कर 7.8% हो गई है। इसी अवधि में विनिर्माण क्षेत्र में 4.7% की वृद्धि हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हुए आर्थिक, तकनीकी और डिजिटल क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में एक बहुमंजिला इमारत में आग दुर्घटना में 70 से अधिक लोगों के मृत्यु होने का समाचार है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि ताइपिन ने कहा है कि चीन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संसाधनों को एकीकृत करने और नीली अर्थव्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल वित्त जैसे क्षेत्रों में अभिनव समाधान शुरू करने, विकासशील देशों की स्थायी वित्त पोषण क्षमताओं को बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन और समानता को बढ़ावा देने के लिए यूएनडीपी की सराहना करता है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन दुनिया के साथ विकास के अवसर साझा करने पर जोर देता है। बीती 30 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क में सुपर मून स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर दिखाई दिया। 30 अगस्त की रात इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा थी। यह अगस्त में दूसरी पूर्णिमा थी जिसे ब्लू मून भी कहा जाता है। बांग्लादेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल बांग्लादेश में डेंगू बुखार के 1,10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और इनमें से 20% मरीज 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। 28 अगस्त को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल बांग्लादेश में डेंगू बुखार से 556 लोगों की मौत हो गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, IIT, BHU और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में दावा किया गया है कि सोंठ यानी सूखी अदरक का पाउडर कोविड-19 के प्रबंधन में प्रभावी साबित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यमन में बच्चों में खसरा और रूबेला के बढ़ते मामलों पर चेतावनी जारी की है। यमन में इन बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान पर अपर्याप्त धनराशि के कारण असर पड़ा है। इस वर्ष जुलाई महीने तक खसरा और रूबेला के 34,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 413 मौतें हुई। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें गहराते जलवायु संकट के मद्देनजर देशों की सरकारों से लड़कों और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के इरादे से कार्रवाई का आह्वान किया गया है। समिति ने सामान्य टिप्पणी संख्या 26 के तहत पहली बार बच्चों के स्वस्थ, स्वच्छ व टिकाऊ वातावरण में रहने के अधिकारों को पुष्ट किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने यूएन महासभा से अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दशक की घोषणा किए जाने का आग्रह किया है, जिसे 2025 से शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि नस्लवाद और अन्य प्रकार की सहिष्णुता से निपटने के लिए अभी और कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में जोर देकर कहा कि विश्व को पहले से अधिक मानवता की जरूरत है, जो समानता और गैर भेदभाव की भावना करके सभी को एकजुट करके आपसी सहयोग को बढ़ावा दे। की सबसे बड़ी खबर की आज मुंबई से राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। अडानी मुद्दे पर राहुल ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि देश का पैसा विदेशों में भेजा जा रहा है और देश को कंगाल किया जा रहा है। तो कैसे राहुल के बयान से बुरी फंसी मोदी सरकार, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी आज मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचते ही उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने 2 न्यूज़पेपर्स के हवाले से कहा कि देश का पैसा बाहर भेजा जा रहा है। ये कोई रैंडम समाचार पत्र नहीं है। ये समाचार पत्र भारत में निवेश और दुनिया में भारत के बारे में धारणा को प्रभावित करते हैं। $1 अरब भारत के बाहर गया। जो पैसा बाहर भेजा जा रहा है वो पीएम के करीबी व्यक्ति का है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पहला सवाल ये उठता है कि किसका पैसा है, या अडानी का पैसा है या किसी और का है। इसके पीछे के मास्टरमाइंड विनोद अडानी हैं, जो गौतम अडानी के भाई हैं। पैसे की इस हेराफेरी में 2 अन्य लोग भी शामिल हैं, नासिर अली शबान अहली और दूसरे एक चीनी नागरिक चांग चुंग लिंग है। दूसरा सवाल यह है कि इन 2 विदेशी नागरिकों को उन कंपनियों में से एक के मूल्यांकन के साथ खेलने की अनुमति क्यों दी जा रही है, जो लगभग सभी भारतीय बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मामले की जांच हुई, सेबी को सबूत दिए गए और सेबी ने गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दी। साफ है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। राहुल ने कहा कि G20 के नेता यहाँ आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि पीएम का करीबी ये व्यक्ति कौन है जिसे भारत में विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में सीधे सीधे पीएम मोदी पर ही सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी अपना नाम साफ करें और बताएं कि क्या चल रहा है। कम से कम मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाई जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं, वो चुप क्यों हैं, और जो लोग जिम्मेदार हैं क्या उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अडानी पर राहुल गांधी के खुलासे से मोदी सरकार शक के सवालों में है।
सवाल तो संसद के विशेष सत्र को लेकर भी उठ रहे हैं। 20 दिन पहले ही संसद का मॉनसून सत्र खत्म हुआ है। अब लोगों को शीतकालीन सत्र का इंतजार था, लेकिन अचानक ही मोदी सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। संसद का यह विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है और कब से शुरू होगा संसद का यह सत्र, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने अचानक ही संसद सत्र बुला लिया है। संसद के विशेष सत्र को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संसद का ये विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो दूसरी ओर सवाल ये भी उठ रहा है कि अचानक संसद के विशेष सत्र को बुलाने की जरूरत क्या पड़ गई है। दावा किया जा रहा है कि इस समय मोदी सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन का दबाव तो उस पर पड़ ही रहा है, लेकिन इस समय वो दूसरे मोर्चे पर भी घिरी दिखाई दे रही है। खासतौर पर जिस तरह से ईडी प्रमुख संजय मिश्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर सुनाया और सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए यहां तक कह दिया कि 15 सितंबर के बाद संजय मिश्रा ईडी प्रमुख के पद पर नहीं रहेंगे। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि सरकार ईडी प्रमुख को लेकर कोई कानून ला सकती है। चर्चा तो यहां तक हो रही कि सरकार संजय मिश्रा को लेकर कोर्ट के फैसले को संसद में पलट भी सकती है। इसके साथ ही अडानी मामले को लेकर भी सरकार कोई बीच का रास्ता संसद सत्र के दौरान तलाश कर सकती है। विशेष सत्र होने के चलते विपक्ष किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा का दबाव सरकार पर नहीं बना पाएगा और ऐसे में केंद्र सरकार कोई चौंकाने वाला कदम उठा सकती है और ये चौंकाने वाला कदम संसद भंग करने का भी हो सकता है, जिससे इस साल चुनाव कराए जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है, उससे सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। संकेत इस बात के भी हैं कि CAA NRC से जुड़ा कोई बिल सरकार ला सकती है। सवाल कई उठ रहे हैं और जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया है, उससे साफ है कि मोदी सरकार दबाव में है। संसद के विशेष सत्र से साफ है कि आने वाले दिन मोदी सरकार के लिए दिक्कतों से भरे होंगे। दिक्कत में तो इंडिया गठबंधन ने भी बीजेपी को डाल दिया है। आज और कल पूरे देश की नजरें मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक पर है, जिसके लिए 28 दलों के प्रमुख नेता मुंबई में हैं। मुंबई में सबसे खास एंट्री रही राहुल गांधी की, जो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ मुंबई पहुंचे। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के नेताओं की यह तीसरी बैठक है। तो आज बैठक में क्या रहा खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में 2 दिन चलने वाली है। बैठक में 28 पार्टियों के करीब 63 नेता शामिल हैं। बैठक में इंडिया गठबंधन का लोगो जारी होगा। गठबंधन के संयोजक के नाम का ऐलान हो सकता है। इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा गठबंधन के हेड ऑफिस को लेकर बातचीत की जा सकती है। इंडिया गठबंधन की रैली और उससे जुड़े आंदोलन पर विचार किया जा सकता है। साथ ही गठबंधन के तले कुछ और पार्टियों को लाने की चर्चा हो सकती है और मैनिफेस्टो और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होने की संभावनाएं हैं। बैठक की सबसे खास बात यह है कि कौन सा दल कहां से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यानी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो रही है। आज विपक्षी दलों के नेता होटल में जमा हुए और फिर वहां डिनर है। इस रात्रि भोज का आयोजन उद्धव ठाकरे ने किया। विपक्षी दलों के नेता 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रचार रणनीति और अपने सदस्यों के बीच मतभेदों को दूर करने पर चर्चा कर रहे हैं। उनके गठबंधन के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने, देश भर में आंदोलन करने के लिए संयुक्त योजनाएं बनाने और सीट बंटवारे के लिए कुछ समितियों की घोषणा करने की भी संभावना है। इंडिया गठबंधन पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, जिस तरह से बीजेपी हमें निशाना बना रही है, उससे पता चलता है कि वो इंडिया गठबंधन और हमारी जीत से डरे हुए हैं। उनकी नफरत देश और संविधान से है और हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हमारे पास पीएम चेहरे के लिए कई विकल्प हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा फर्ज है, देश की एकता और अखंडता बचाना विपक्ष की जिम्मेदारी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि दुनिया में हमारी पहचान इंडिया से है। विपक्ष से सरकार परेशान है, इसका मतलब विपक्ष अच्छा कर रहा है। इधर इंडिया की बढ़ती ताकत से बीजेपी खेमे की चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं मुंबई से इंडिया को लेकर बड़े ऐलान हो रहे हैं। आज मुंबई में सबसे ज्यादा चर्चा में राहुल गांधी रहे, यानी मुंबई में भी राहुल गांधी की भूमिका खास है। इंडिया की बढ़ती ताकत से बीजेपी का डर साफ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी सरकार ने बता दिया है कि जम्मू कश्मीर में कब होंगे चुनाव। आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए केंद्र ने कहा कि राज्य में जल्द चुनाव कराए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर बड़ी बात कही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव कराने को तैयार हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लेह में स्थानीय चुनाव हो चुके हैं, जबकि कारगिल में चुनाव होने हैं। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 45.2% की कमी आई है। मैं 2018 की स्थिति की तुलना 2023 की स्थिति से कर रहा हूं। वहीं घुसपैठ में 90.2% की कमी आई है। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो रही हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फिलहाल वो एक सटीक समय अवधि में असमर्थ है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश केवल एक अस्थायी घटना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा कि अकेले जनवरी 2022
2022 में 1.8 करोड़ पर्यटक आए और 2023 में 1 करोड़ पर्यटक आए हैं। मैं आपको बता दूं कि केंद्र ये कदम केवल यूटी होने तक ही उठा सकता है। केंद्र चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग को ये तय करना है कि इसे कब कराना है। हम बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल हालात सुधर सकते हैं। केंद्र के इन तर्कों पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र के इस जवाब से मामले की संवैधानिकता तय करने में कोई असर नहीं होगा। हम इस मामले की संवैधानिकता को तय करेंगे। दरअसल कपिल सिब्बल ने कहा था कि अदालत को इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। तो अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में कब तक चुनाव हो पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सवालों से मोदी सरकार दबाव में है। दरअसल मणिपुर में भी बीजेपी दबाव में है, क्योंकि बीजेपी राज्य में शांति स्थापित करने में पूरी तरह से नाकाम है। राज्य में अब तक जातीय संघर्ष जारी है, जिसमें एक बार फिर 2 लोगों की जान चली गई। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। लगभग 4 महीने से राज्य में अशांति फैली हुई है। मणिपुर में जो हो रहा है उसने सभी को हैरान परेशान कर दिया है। अभी तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में 12 घंटे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में हालात एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में आज सुबह एक बार फिर हिंसा भड़क गई। दरअसल बिष्णुपुर जिले के खोईरेंटेक, तलहटी, फुट हिल्स और चूराचांदपुर जिले के चिंगफेई और खोसाबुंग इलाके में पुलिस को 2 गुटों के बीच गोलीबारी की सूचना मिली थी। इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई। इस घटना को लेकर अधिकारियों का कहना है कि बुधवार शाम को कुछ घंटों के लिए शांति के बाद फिर से राज्य में हिंसा भड़क उठी है। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच खाई पाटने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है और हर कोई यही सोचकर हैरान है कि आखिर क्या वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार 4 महीने से जारी तनाव और हिंसा को काबू में नहीं कर पा रही है। मणिपुर मुद्दे पर मोदी सरकार की नाकामी फिर चर्चा में है। चर्चा में तो सिंधिया भी बने हुए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। अभी तक तो पार्टी के पदाधिकारी ही इस्तीफा देकर कांग्रेस में जा रहे थे, लेकिन अब विधायकों ने भी इस्तीफा देना शुरू कर दिया है और इस बार भी विधायकों के इस्तीफे की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ से हुई है। सिंधिया को लेकर कांग्रेस नेताओं की भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है। कांग्रेस नेताओं का दावा था कि विधानसभा चुनाव करीब आएंगे तो ग्वालियर चंबल संभाग से बीजेपी के कई विधायक इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होंगे और अब बीजेपी में विधायकों के इस्तीफे की शुरुआत हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव क्षेत्र शिवपुरी की कोलारस सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने बीजेपी कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर निशाना साधा है। रघुवंशी ने कहा कि पूरे ग्वालियर चंबल में मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं जिनकी उपेक्षा नई भाजपाई कर रहे हैं। सिंधिया पर तीखा तंज कसते हुए रघुवंशी ने कहा कि 2020 में सिंधिया ने यह कहकर कांग्रेस की सरकार गिराई थी कि किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा, पर बीजेपी की सरकार बनने के बाद सिंधिया ने किसान कर्ज माफी करना तो दूर, आज तक कर्ज माफी की बात नहीं की। कहा जा रहा है कि जल्द ही रघुवंशी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि कुछ दिनों पहले ही दिग्विजय सिंह के बेटे और राधोगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह शिवपुरी के दौरे पर आए थे। इस दौरान उनकी रघुवंशी से बात भी हुई थी और अब उनका इस्तीफा हो गया है। रघुवंशी 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस समय भी उनके इस्तीफे के पीछे सिंधिया को ही सबसे बड़ा कारण बताया गया था और इस बार